नमस्ते भारत, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फन टू फिजिक्स। आज मैं लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव काफ़ी रिसर्च के साथ, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव आपके लिए। प्यारे बच्चों, ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मैं डिटो बता रहा हूँ। इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप करके जा रहे हो प्यारे बच्चों, तो इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव टकराने जा रहा है, एग्जाम में आने जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसमें बिना किसी लेट का, बिना किसी देरी का इस सारे ऑब्जेक्टिव खटाखट करके हम लोग कंप्लीट करें। सो बेटा, पहला ऑब्जेक्टिव जो है नंबर फर्स्ट इज क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू क्या होता है, फॉर्मूला इजकल टू, देखो कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, खटाखट याद हो जाएगा। इजकल टू एफ बाई क्यू होता है, इजकल टू एफ बाई क्यू होता है। और एफ के लिए वी नो डैट हम लोग न्यूटन लगाते हैं, एंड द क्यू के लिए हम लोग कूलम लगाते हैं। बढ़िया है, राइट। सो न्यूटन और कूलम लगाते हैं, इसका मतलब हुआ कि ए हमारा जो बन रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट, न्यूटन पर कूलम। इसको न्यूटन पर कूलम बोलेंगे। तो ये हमारा सेकंड नंबर, डी नंबर फर्स्ट का डी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया, दैट इज द इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। If the electric dipole is kept in the uniform electric field, then resultant electric force on it is क्या होगा, क्या होगा सेकेंड में, कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे वो क्या होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जितने भी डाइपोल होते हैं वो द डाइपोल्स हैविंग टू चार्जेस, और वो दोनों चार्ज जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मान लो पहला चार्ज अगर Q है तो दूसरा चार्ज माइनस Q होगा। सो डाइपोल के ऊपर में जब भी चार्ज होता है वो अपोजिट चार्ज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर अपोजिट चार्ज उस पर रखा जाता है तो मतलब क्या बनता है, प्लस और माइनस से, यानी कि जीरो। हमेशा उस पर क्या होगा, जीरो होंगे। तो ऑलवेज बी रिजल्टेंट इज जीरो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम अ बॉडी इज प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज विल बी। कौन सा होगा ऑप्शन इसमें से। देखो इसमें से जो ऑप्शंस होंगे वो हमारा क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, मतलब एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं। जैसे बता रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो बेटा, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो होते हैं ना, उन कितने होंगे। तो हम लोग जो डेरिवेशंस करते थे 1/1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करके जो ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाते थे, दैट इज द आंसर 6.25 इंटू 10⁻18। करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास, द वर्क डन यानी कि यहाँ से क्या निकालना है, W निकालना है, इज रोटेटिंग एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E P और W, इन तीनों का रेशियो है इसमें। सो अब हम यहाँ से ये क्वेश्चंस को करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसका आंसर क्या होगा, इन चार ऑप्शंस में से आंसर क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से कुछ थीटा दिया हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट इज द डाइपोल मूवमेंट, राइट। सो यहाँ से U1 का वैल्यू कितना निकलेगा, -PE, और U2 का वैल्यू निकलेगा -P.E cos थीटा, राइट, कि cos थीटा, राइट। सो हमारा यहाँ पे W जो निकल कर आएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा, और U2 का वैल्यू -P.E cos थीटा और माइनस माइनस प्लस P.E, यहाँ से P.E को बाहर कर दो। सो हमारा P.E अगर बाहर जाता है, P.E अगर बाहर जाता है तो ये क्या होगा, cos थीटा, और माइनस है तो माइनस जाएगा, P.E हो जाएंगे। इसीलिए P.E जो होगा वो कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, और ये ऑप्शन आपका बन रहा है A, दैट इज द A। करेक्ट आंसर इज W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। वीडियो को पॉज करके पक्का नोट कर लेना, इसको याद हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
इफ द स्पेयर ऑफ द बैड कंडक्टर, देखो यहाँ बच्चा क्या बोला है, बहुत फंसाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। बैड कंडक्टर का बात किया है, बैड कंडक्टर जैसे ही बोले समझ जाना उसके सरफेस पे चार्ज नहीं जाएगा, उसके इनसाइड में चार्ज, मतलब वहां पे चार्ज मूव नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन बैड कंडक्टर जैसे ही पूछे वहां पे आप समझ जाना कि चार्ज वहां पे फ्री नहीं होगा, वो अपने पोजीशन पे क्या होगा, स्टैंड होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, अपने पोजीशन पे ही रुका रहेगा। अब इस हिसाब से क्या होगा, सरफेस पे जाएगा, नहीं जाएगा, इनसाइड द सरफेस नहीं जाएगा, ओनली इनसाइड द सरफेस नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, नन हो जाएगा। करेक्ट, समझ गए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ मेटल। देखो कैविटी ऑफ मेटल में अगर बात करें ना तो हमेशा याद रखना कैविटी ऑफ मेटल में क्या होते हैं, इसको ध्यान रखना कि इसमें हमेशा जीरो होता है, बट कुछ केसेस में कौन सा चीज जीरो होता है, चार्ज हमेशा क्या होता है, कैविटी ऑफ मेटल में जीरो होता है, बट कुछ केसेस में नहीं होता है। दैट कारण इट इज नॉट नेसेसरली टू जीरो, यहाँ पे चार्ज की बात नहीं किया गया है, कोई अलग चीजों की भी बात किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आप समझना कि जहां चार्ज का बात करेगा तो कैविटी ऑफ मेटल जीरो होगा, ऑलवेज बी जीरो। अगर इसका आंसर क्या हो जाता, सी ऑलवेज बी जीरो, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज का बात हमसे नहीं कहा गया है, यहाँ पे हमसे चार्ज का बात नहीं कहा गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, इट इज नॉट नेसेसरी टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बता रहा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज। अब देखो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल, मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो हमेशा याद रखना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, दैट इज दिस। ओके, सो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल जो है हमेशा इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि नेट डाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल हमेशा जीरो होता है। रीजन क्या है, रीजन लिख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल होता है वो जीरो होता है, इसीलिए इसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इनफिनाइट होता है। करेक्ट, आगे बढ़े बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि 1 कूलम इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछा जा रहा है 1 कूलम इज इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान था, 1 कूलम का क्या वैल्यू होता है आप बताइएगा, और इसको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स में, राइट। तो इसको आप सोच के बताइएगा कि क्या वैल्यू होगा। इसका एग्जैक्टली वैल्यू होता है 3.99 इंटू 10⁻⁹ ESU, राइट। एग्जैक्टली वैल्यू दिस वन, लेकिन यहाँ से रिलेटेड कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 3, 10, 9 है, 9 दिया, इसका मतलब ए, सेक्शन ए बनेगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज आर डबल्ड, each of the 2 point charges are doubled and their distance is half, force is interaction becomes p times where the p is। क्या पूछ रहा है कि अगर चार्ज को डबल किया जाए और उसके डिस्टेंस को हाफ किया जाए तो उसके बीच में जो p टाइम्स फोर्स लगेंगे उसका क्या वैल्यू होगा, आपको बताना है। मैंने क्वेश्चंस बताया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो ये क्वेश्चन बताए थे कि कैसे होता है जब चार्ज को डबल किया जाता है और डिस्टेंस को हाफ किया जाता है तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझ लो, डेरिवेशन समझ लो। इसका एफ का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर चार्ज को डबल किया जा रहा है, इस वाले चार्ज को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, तो 2Q1 हो जाएगा और यहाँ से 2Q2 हो जाएगा, और नीचे वाला जो केस है R, तो R को क्या किया जा रहा है, हाफ किया जा रहा है, तो R/2 का स्क्वायर किया जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 16F आ जाएंगे, दैट इज द वैल्यू आपका ये हो जाएगा D। द करेक्ट आंसर इज D, राइट, द करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन चलेगा अभी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स कैन बी रिटेन एज द, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म्स कैसे लिखा गया है, 1/4π एप्सिलॉन आर यूनिट वेक्टर। आपने बोले थे डायरेक्शन का बात होगा, जब भी यूनिट वेक्टर, जब भी वेक्टर में बात किया जाएगा कूलम्स लॉ को, तो वहां पे एक डायरेक्शन की बात की जाएगी, वेयर एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पेस। अब इसका एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है
कि जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट को रोकेंगे तो क्या बन जाएगा। देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अगर हम रोकते हैं तो ए, देखो ध्यान से, ए पूरे कहाँ चले जाएंगे, फोर्स के जस्ट फोर्स हमारा नीचे भागेगा और ये सारे चीज, देखो ये सारे नीचे आएंगे, एप्सिलॉन नॉट को रोकेंगे तो ये सारे कंसीडर नीचे होंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, जब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन फोर्स जब नीचे आ जाएगा तो फोर्स का इन्वर्स हो जाएगा, पावर इन्वर्स हो जाएगा। और रेडियस का 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स है, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर तो m का पावर 2 हो जाएगा। और चार्ज हमारे पास 2 है तो ये भी रहेंगे ऊपर, तो हमारे पास Q2 हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट dimensional, that is the correct formula for SI unit, that is the correct SI unit for वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। ये याद होना चाहिए, बिल्कुल आसान चीज है, इसको याद रखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ई नॉट विल बी। ई नॉट का क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। तो ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4πfr² होता है, करेक्ट। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, AT, राइट, और इसके लिए क्या होगा AT, नीचे 4 डायमेंशन लेस हो जाता है, MLT-2 फोर्स के लिए, और रेडियस के लिए लेंथ हो जाते हैं L2 हो जाते हैं। तो इसको जब हम कंसीडर करेंगे, इसको जब हम करेंगे बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा M इनवर्स L पावर -3 T के पावर 4 A के पावर 2 आ जाएगा। दैट इज द ऑप्शन बी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डायमेंशनल। ये सारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, बोर नहीं होना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इसलिए याद करते चलो। नेक्स्ट है व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस। जब हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल को प्लेस्ड करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो डाइपोल क्या करता है, टॉर्क जनरेट करता है। जब भी हम एक इस फ्री फील्ड में जब इसको प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है। इसलिए ऑप्शन याद रखना है, जैसे ही यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल की बात आएगा टॉर्क बता देना। जैसे ही यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल की बात आएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस करता है, इट मीन दैट द टॉर्क का रिलेशंस बताया जा रहा है, आपसे पूछ रहा है। अब देखो बहुत मजेदार क्वेश्चंस है, यहाँ पे पैरोट की जगह पे बर्ड भी रहता है कभी, राइट, और कभी ध्यान रखिएगा यहाँ पे पैरेट की जगह पे बर्ड भी रहता है। तो इस चीज को आप ध्यान से कंसीडर करके चलिएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज होते हैं। अ पैरट कम्स एंड द सीट ऑन द वेयर हाई पावर, बोल रहा है हाई पावर लाइन पे अगर कोई पैरट्स आके बैठ जाते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, तो बोल रहा है ऑप्शन में एक्सपीरियंस अ माइल्ड शॉक, उसको झटका महसूस होता है हल्का हल्का। बी में पूछा जब बताया जा रहा है एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग शॉक, उसको जबरदस्त झटका लगता है बिजली का। गेट किल्ड इंस्टेंटेनियसली, यानी कि वो तुरंत मर जाता है। और डी नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली, उसमें कोई अफेक्ट नहीं होता है बाय द प्रैक्टिकल। अब कैसे, इसका तो ऑप्शन आपको पता है कि एक शॉक नहीं लगता है, स्ट्रॉन्ग शॉक भी नहीं लगता है, और कभी मरते हुए भी हम लोग वहाँ पे बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें मर जाते हैं, पंख वंख सट जाता है तो मर जाता है, बट ऐसे वो मरते नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। बट कैसे, क्यों, क्योंकि बेटा सर्किट नहीं बना पाता है। जब भी वर्ड पैरट्स बढ़ता है तो उसके पास में एक कंप्लीट सर्किट नहीं होता है, इसी कारण से उसको शॉक नहीं लगता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। और जब इंसान की बात होगा यहाँ पे कि अगर इंसान जब टच करता है तो अर्थ के साथ क्या होता है, सर्किट का फॉर्मेशन हो जाता है और करंट वहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक लगता है, जिसके कारण कभी कभी किसी इंसान का मौत भी हो जाता है, बिजली के झटके से जल जाता है, बर्बाद हो जाता है। सो इससे दूर रहें और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ें। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, इसको देखोगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट कूलम मीटर होता है, राइट, एसआई यूनिट कूलम मीटर होता है। दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 15 नंबर्स, काफी ऑब्जेक्टिव करना है आज, काफी ऑब्जेक्टिव करना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब है बच्चे, एकदम फाड़ के तोड़ के एग्जाम लिख एग्जाम में आ जाना है तुमको।
इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर द कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली, देन दो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप चार्ज मतलब कनेक्टेड है और चार्जिंग होने के बाद उसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा इसका ऑप्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्फीयर एनर्जी विल बी रिमेन कंजर्व, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है बेटा, a semicircular arc of radius r is the charge uniformly and the charge per unit length is lambda, then the electric field at the center is। प्यारे बच्चों बताना, जब यह सेमी सर्कुलर 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 16 नंबर ऑब्जेक्टिव में अ सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है आर, इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द लेम्डा, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, लेम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लेम्डा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे अगर हम DE यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो दिस इज द लेम्डा dx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। और हम अगर इस E को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो E आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करें तो लेम्डा dx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का इंटीग्रेशंस, और इंटीग्रेशंस कहाँ से कहाँ होगा, तो 5/2 दैट इज द -2, 5/2 पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट इंटीग्रेशन वी गेट व्हाट, लेम्डा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के माध्यम से एंड द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में इस तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाना भी हो तो ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ से हम ब्रेक करेंगे तो 2/λ/2 5 r एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा ये हमारा, और यहाँ से इसको ड्राइव कर दिए तो हमारे पास ये आएगा, ये ऑप्शन है कहीं λ/2 5, हाँ दिस वन, द करेक्ट आंसर इज द ए, दिस वन। A semicircular arc radius r is the length uniform and the charge per unit length is the lambda. The electric field of at the center is lambda by 2 pi epsilon naught r square. Correct? याद कर जाओ। When a dipole moment of a p is the placed in uniform electric field E, then the torque acting on the dipole is, torque क्या एक्टिंग करता है, टॉर्क जब भी एक्टिंग करेगा डाइपोल फील्ड पे तो हम लोग पढ़े हैं P डॉट E क्रॉस, यानी कि दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है द ग्राफ ड्रॉन द बिटवीन द V एंड R नॉन कंडक्टिव चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस R एंड द R इज वेरी स्मॉल टू द कैपिटल R। बोला है कि कैसा ग्राफ बनेगा V और R के बीच में, राइट। सो इसमें बता रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नो, ये बिल्कुल नहीं होगा आंसर, पैराबोला, क्योंकि जब V और R ग्रेटर होगा तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, दैट इज द R इज कंपेयर टू द R एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। सो जब हमारा इधर कॉन्स्टेंटली जाएगा और इधर डाउन होगा, और ये जब E इन करेगा तो उस समय R का स्क्वायर यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा, और E आउट होगा दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ से कॉन्स्टेंटली जाएगा और फिर यहाँ से डिक्रीजिंग में दिखेगा ग्राफ कुछ इस तरीके से। सो ग्राफ ये होगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, हाइपरबोला नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। द करेक्ट आंसर इज द डी, नन ऑफ दीज। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, बीमारी वाला कोरोना नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज टेक प्लेस, कैसा यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। देखो कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है
कि जैसे ये फील्ड है ना, तो इसके आसपास में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यहाँ का जितना भी एयर है इसमें हेवी पावर होने के कारण वो भी चार्ज होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से जो ये डिस्चार्ज हो रहा है उसी के कारण ये जब चार्ज होता है दैट इज द कोरोना डिस्चार्ज होता है, राइट। अब ये क्या होगा इसका करेक्ट है, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नियर द शार्प पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो ये तो ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन सरफेस पे भी नहीं होगा और एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर नहीं। अब रहा ये नियर द शार्प पॉइंट, यस, द बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, लगा दो, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द बेल्ट ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज बाय द। अब देखो वैन डे ग्राफ जनरेटर इसी तरीके से होता है, उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह पे उसको चार्ज किया जाता है, एंड दैट चार्ज इज द कोरोना डिस्चार्ज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज टू। अच्छा, क्वांटाइजेशन चार्ज हम लोग पढ़े थे, Q इक्वल टू N इंटू ई, एन इज द व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बस यहीं से समझ लेना है, मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 दैट इज द वैल्यू, एंड ए तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये तो फिक्स होता है 19 कूलम। सो चार्ज डज नॉट चार्ज एग्जिस्ट पार्टिकल्स नहीं, देयर इज द मिनिमम प्रोविजनल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऑलवेज इंटीग्रल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोट इम्प्लाइज डैट, नहीं बता रहा है कि इम्प्लाइज नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो चार्ज कांट बी क्रिएटेड, कांट बी क्रिएटेड गलत ऑप्शन, चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड नहीं, गलत आंसर, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज। जब भी जहां भी आपको बात किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट इम्प्लाइज साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इन द परमिशिबल। नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जैसे ही पूछे इस तरह से डिवाइड करो और इसका एग्जैक्टली वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18, यहाँ प्लस है माइनस है ऊपर जाएगा प्लस में इतना आ जाएगा, दैट इज द ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, ये सब लगेंगे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं अभी आपके ऑब्जेक्टिव में, ये सब क्वेश्चन करके जाना बच्चों, इसमें आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ये तो याद होना चाहिए कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज होता है, यानी कि न्यूटन पर कूलम होता है, दैट इज द डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज द डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1 वोल्ट 1 भी इज इक्वल टू 1 भी इज इक्वल टू, तो 1 भी इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, दैट इज द बी ऑप्शन एंड द बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1 भी पर मीटर इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या होगा, इसका भी आंसर न्यूटन पर कूलम ही होगा, क्योंकि ये इसमें भी बता रहा है इसी चीज के बारे में, दैट इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, तो देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का जहां भी बात करें ना, वहां पे आप 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सोच लेना, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सोच लेना, राइट। जब भी चार्ज का बात करें तब भी आपको उसको 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सोच लेना, एंड 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दैट इज द, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ लेना, चार्ज का बात होगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू समझ लेना, एकदम बिल्कुल झकास क्वेश्चन सब हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम ऑफ द, आप बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो क्या होगा।
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होता है, फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस क्या होते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर लिखे तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जी इजकल टू एफ इजकल टू जी m1 m2 2 बाई आर स्क्वायर, करेक्ट यही होता है। सो यहाँ से अगर इस आर को एफ इजकल टू जी m1 इंटू m2 आर, एफ आर स्क्वायर, सो फोर्स ऑफ, अगर जी को अगर हम यहाँ से होल्ड करें तो एफ आर स्क्वायर बाई, हाँ तो जी एम स्क्वायर, हाँ तो जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर ऊपर जाएगा। सो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये चला जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से वैल्यू जो आएंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 स्क्वायर बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का पावर 2, दैट इज द 4.17 इंटू 10 टू द पावर 42, दैट द 10 टू द पावर 42। ये वैल्यू सोचना है आपको, एग्जैक्टली ये होता है पूरा वैल्यू, लेकिन 10 टू द पावर 42 देखो, 10 टू द पावर 42 दैट इज द ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, राइट। ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29, द स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल। इसको पोटेंशियल सरफेस कहाँ पॉसिबल नहीं होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आपका डाइपोल में स्फेरिकल सरफेस जो होते हैं वो सिर्फ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। सो आपको इसका ऑप्शन अगर लगाना है तो इज ए नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, नॉट पॉसिबल। तो स्फेरिकल तो आपका पॉसिबल होते हैं, डाइपोल आपका पॉसिबल होते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज फिर पॉसिबल होते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है इस जगह पे पॉसिबल है। तो नेक्स्ट है चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इन कूलम्स, चार्ज एक प्रोटॉन कूलम के एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एनर्जी डेंसिटी एट द पॉइंट इन वैक्यूम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो आपका एनर्जी क्या होगा, तो यू डी इजकल टू हम लोग पढ़े हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और यहाँ से जब ई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ई का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, दैट इज द 1/2, हाँ ये तो आ ही गया, ई वी डी के वैल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सी, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर एट द इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ इज 2d, अगर 2d दिया हो, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से सेंटर का डिस्टेंस जो है डाइपोल जहां रखा है 2d दिया हो, तो उसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। तो देखो इसको, जैसे मान लो ये सेंटर है इसका O, और यहाँ से हम दो चार्ज, एक Q माइनस रख लिया और यहाँ पे प्लस Q रख लिए, और इस डिस्टेंस को r मान लिए। सो u1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, और e2 का वैल्यू भी क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, करेक्ट, q बाई आर स्क्वायर एंड q बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम ई नेट की बात करें तो हमारा क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। इसको डिराइव करके हम लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन आप ऑप्शन याद रख लीजिएगा इसका, जब इसको हम तोड़ेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से ये और ये कॉमन आ गया, q q 2q, सो q q 2q बाई आर, आर का जगह पे आर का पावर स्क्वायर हो जाएगा, यही रेडियस यहीं पे डिस्टेंस दिया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, बी, इसको एक्सटेंड टू डी कर दो तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इसका आंसर जो होगा बी होगा, करेक्ट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड द वेरीज एज। बोल रहा है कि डिस्टेंस के डायरेक्टली होगा, स्क्वायर का डायरेक्टली होगा, 1/r का होगा, रेसिप्रोकल होगा, या फिर 1/r स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा। बच्चा कभी याद रखना हमेशा कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है वो आपके सेंटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज द ए, ऑप्शन ए, प्रोपोर्शनल आर, दैट इज द ए, ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 34 क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एट द सेम डिस्टेंस। इसका क्या होगा ऑप्शन। तो देखो इसके लिए क्या रेशियो होंगे उसको आपको समझना है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है और ये डिस्टेंस आपका एक डिस्टेंस है, जैसे इसको हम लोग 12 मान लेते हैं, और यहाँ पे Q है प्लस में और यहाँ पे Q है माइनस में, और इस ओरिजिन से यहाँ का एक फील्ड बना रहा है दैट इज द E, और इस पर E2 बन रहा है और यहाँ पे P बन रहा है, राइट। अब आपको सोचना है यहाँ से। सो E1 का वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा दैट इज द E1 का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा K2P/R3, और E2 का वैल्यू जो निकल के आएगा KP/R3, राइट। ये हो जाएंगे। सो अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो यहाँ 2P आ रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ 2P आ रहा है और यहाँ पे P आ रहा है, यानी कि यहीं से ऑप्शन निकल जाता, बाकी सब गया, सारा चीज़ खत्म, सिर्फ बच जा रहा है 2:1। सो 2:1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द C, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आपको इसका आंसर लगाते चलना है और इसको उतारते चलना है कटाकट। 35, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट, हम यहाँ का जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस होता है, और जो डायमेंशन लेस होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। तो इसलिए नो यूनिट, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, राइट। यह ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब, क्यूब के मिड पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज को क्या किया गया है, प्लेस्ड किया गया है। देखिए क्यूब है, राइट, और इस जगह पे एक क्यूब को प्लेस्ड किया गया है, क्यूब ऑफ अ साइड A, राइट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। अब देखो तो यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करो, राइट। क्या हो जाएगा, E.dA is equal to Q enclose, right, enclosed by epsilon naught. So इसका वैल्यू E/epsilon naught, and that the C is the correct answer, C is the correct answer। आपको इसी तरह से बनाना है ऑब्जेक्टिव, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव को टच करके आना है। नेक्स्ट है, a long string with the charge per unit length lambda pass through the imaginary cube of edge A, maximum flux electric field through the cube will be क्या होता है कि अगर हम डायगोनल की, अब इसको समझने हैं, डायगोनल की along लेते हैं तो हमारा लेंथ क्या होता है, √3 हो जाता है, राइट। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज विल √3a हो जाएगा लेमडा, क्लियर। सो ये हमारा हो जाएगा √3 लेमडा A/epsilon naught हमारा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। सो इसका आंसर है √3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे सब पे एप्सिलॉन नॉट है। सो इसका ऑप्शन होगा D, दैट इज द D ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। यही आपका ऑप्शंस होंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ऑब्जेक्टिव करके आना। हम
गारंटी लेते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हर चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ। और अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है विद इन 1 मंथ। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे निकाल के आएंगे क्वेश्चंस में, और ऑब्जेक्टिव के साथ हम कोशिश किए हैं कुछ कॉन्सेप्ट देने का, जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ आंसर भी आप बना कर आएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको इसी तरीके के वीडियो बना कर आपके पास लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।